हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एलपी मैक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे मैथ में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक नॉलेज फॉर क्लास 8। ऐसा तो इसमें लिखा हुआ है बेसिक नॉलेज फॉर क्लास 8, बट ये ऐसा बेसिक नॉलेज है कि आपके क्लास 7 में भी काम आ सकता है, 9th में भी काम आ सकता है, 10th में भी काम आ सकता है। बेसिक नॉलेज का मतलब कि आपका जो बेसिक जानकारी है वो इसमें दिया जा रहा है, जो कहीं भी हर जगह आपको काम आ सकता है। तो चलिए, पहला पॉइंट है प्रीमिय संख्या। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो आंसर में है कि दो पूर्णांकों के भिन्नात्मक रूप को प्रीमेय संख्या कहते हैं। प्रीमेय संख्या का सामान्य रूप P बटा Q होता है। देखिए यहाँ पे समझने की बात है, दो पूर्णांकों के भिन्नात्मक रूप को प्रीमेय संख्या कहते हैं। भिन्नात्मक मतलब कि जो हम लोग बटा के रूप में लिखते हैं, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6, इसी को बोलते हैं भिन्नात्मक रूप। अब दो पूर्णांक, तो जीरो और धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब दो कोई भी पूर्णांक हो, उसका जो बट्टा का रूप होगा, भिन्नात्मक जो रूप होगा, उसी को हम लोग प्रेमेय संख्या बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहा है प्रीमेय संख्या का समान रूप P बटा Q होता है। नीचे देखिए दे रहा है, जहां P और Q दो पूर्णांक संख्याएं हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्रीमेय संख्या का समान रूप जो होता है P बटा Q का होता है। अब ऊपर में कह रहा है कि प्रीमेय संख्या में जो दो पूर्णांक होते हैं उन्हीं के भिन्नात्मक रूप को प्रीमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि 0 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो P की जगह पर 0 हो सकता है, तो क्या Q की जगह पर भी 0 हो सकता है? इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको दे दिया है कि P और Q दो पूर्णांक संख्याएं हैं, बट Q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जो Q यानी कि जो निचला हिस्सा है, जिसको हम लोग हर बोलते हैं, ये आपको कभी भी 0 नहीं रहेगा। P यानी कि अंश, ऊपरा हिस्सा आपका 0 हो सकता है, -1 कुछ भी हो सकता है, नीचे भी कुछ भी हो सकता है, बट आपका एक कंडीशन है कि ये 0 कभी भी नहीं हो सकता है। इस चीज को हमें याद रखना है। तो प्रीमेय संख्या के बारे में हम समझ गए कि कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं हों, उसका भिन्नात्मक रूप को हम लोग प्रीमेय संख्या कहते हैं, जहां पर नीचे वाला हिस्सा यानी कि Q हर जो है कभी भी शून्य नहीं होता है। देखिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में मिल जाएगा, -2/5, ये आपका एक भिन्नात्मक रूप है। -2 एक पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है। इन दोनों के जो भिन्नात्मक रूप है, ये हमारा एक प्रीमेय संख्या है। 3/2, 5/4, ये सब के सब प्रीमेय संख्या है, क्योंकि 3 भी पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक संख्या है, 5 भी पूर्णांक संख्या है, 4 भी पूर्णांक संख्या है। अब देखेंगे आगे आपको ये जो है भिन्न नहीं है, ये आपका सिर्फ 5 है, लेकिन ये प्रीमेय संख्या के उदाहरण में दे रहा है, यानी कि 5 भी एक प्रीमेय संख्या है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, ये भिन्नात्मक रूप तो है ही नहीं। हाँ, ये प्रीमेय संख्या है और ये भिन्नात्मक रूप में भी है। हम सब जानते हैं कि जो भी ये पूर्णांक संख्या होता है, उसके नीचे जो है एक छुपा हुआ रहता है। जैसे कि ये 5 है, इसके नीचे एक हम लोग छुपा कर रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये 5 है, ये 5 है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं।
ये 5 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके नीचे ऐसे एक होता है ना, हम सब जानते हैं। अब तो ये भिन्नात्मक रूप हो गया, 5 भी एक पूर्णांक संख्या है और 1 भी एक पूर्णांक संख्या है। बस कंडीशन ये पूरा हो जाना चाहिए कि भिन्नात्मक रूप बन जाना चाहिए और दोनों जो है पूर्णांक संख्या होना चाहिए और नीचे बट जीरो नहीं होना चाहिए। तो 5/1 नीचे जीरो नहीं है। जो भी ऊपर हम लोग ये परिभाषा देखे हैं, जो भी कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, उसमें ये पाया जा रहा है। फिर ये जीरो, जीरो भी कह रहा है कि आपका परिमेय संख्या है। हाँ, क्योंकि जीरो लिखते हैं तो इसके नीचे भी क्या है, एक छुपा हुआ है। परिभाषा के अनुसार आपका ये पी जो है ऊपरला हिस्सा पूर्णांक संख्या हो सकता है, मतलब कि 0 -1 -2 1 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और नीचे भी आपका पूर्णांक संख्या होगा बट जीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जीरो भी आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ओके डियर, अब आप क्लियर हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे है नोट में हमें मिलेगा, देखिए, किसी परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के साथ जोड़ने, गुना करने, भाग करने पर परिमेय संख्या की प्राप्ति होती है। एक चीज यहाँ पर छूट गया है जिसको मैं बोलकर देता हूं, जोड़ने, घटाने, गुना करने या भाग करने। घटाने यहाँ पर छूट गया है। किसी परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग किया जाए तो परिमेय संख्या की प्राप्ति होती है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को अगर आपस में जोड़ते हैं तो जो हमारा योगफल मिलेगा वो परिमेय संख्या ही होगा। दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं तो जो हमारा अंतर आएगा वो परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्या को आपस में गुना करते हैं तो जो गुणनफल आएगा वो परिमेय संख्या होगा। दो संख्या को भाग करते हैं तो जो भागफल मिलेगा वो परिमेय संख्या आएगा। ये यहाँ पर कहने का मतलब हुआ। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर समझाया गया है। 3/2 एक परिमेय संख्या है, 4/3 एक परिमेय संख्या है। इसको जोड़ा जा रहा है, जैसे जोड़ का प्रक्रिया करते हैं वैसे करके जोड़ा जाता है तो 13/6 मिल जाता है और 13/6 एक परिमेय संख्या है। नीचे देखिए -5/2 एक परिमेय संख्या है, 9/5 एक परिमेय संख्या है। दोनों का अंतर किया जाता है, घटाया जाता है तो -43/10 मिलता है जो कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का घटाव परिमेय संख्या होता है। ये क्लियर हुआ। फिर 3/2 परिमेय संख्या है, -7/5 परिमेय संख्या है। दोनों को गुना किया जाता है तो गुणनफल मिलता है -21/10 जो कि परिमेय संख्या है। फिर नीचे भागफल में आते हैं। 3/2 भागा 5/36। यहाँ पर भाग की प्रक्रिया हो रही है तो भाग करने पर हमें टोटल मिलता क्या है, देखिए 54/5। देख रहे हैं 3/2 भाग का गुना में किए, ये सब जानते हैं आप, 36/5 करके 54/5 और 54/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर परिमेय संख्या को अच्छे तरह से समझ लिए कि क्या है। फिर से मैं इसको जो है 2-4 सेकंड में मैं आपको बोल देता हूँ कि किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं का जो बटा का रूप होगा, भिन्न का रूप होगा, वही आपका परिमेय संख्या कहलाता है। अब बटा के रूप में एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है जिसको हर और अंश बोलते हैं। तो जब परिमेय संख्या होगा तो नीचे यानी कि हर कभी भी शून्य नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, -1 -10 -20 नीचे कुछ भी हो सकता है सिवाय शून्य को छोड़ाकर, और ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 कुछ भी रखा जा सकता है। अब चलते हैं, एक नियम है आपका, देखिए साहचर्य नियम, एसोसिएटिव रूल। ये क्या है, ये देखिए, ये साहचर्य नियम आपको जो है दो चीज पर लागू होता है, जोड़ पर और गुना पर। इसलिए इसका जो है ना दो जो है रूप बताया गया है, एक जोड़ का साहचर्य नियम और एक गुना का साहचर्य नियम। अब आइए यहाँ पर आप अच्छे से समझ लेंगे कि साहचर्य नियम आपको बताता क्या है। इस जोड़ के साहचर्य नियम में कहता है कि किसी भी आप तीन संख्या को जोड़ें या किसी भी तीन परिमेय संख्या को जोड़ें। अब संख्या का मतलब आपका पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, संख्या तो बहुत सारी होती है। तो अब किसी भी संख्या
को यानी कि किसी भी तीन संख्या को आप जोड़े, जैसे कि यहाँ पर देखिए 30, 14 और 20 को हम जोड़ते हैं तो कहता है ये बराबर होगा इसी संख्या को उलट पुलट कर जोड़ा जाए। जैसे कि पहले 30 में 14 जोड़ा गया, फिर 20 जोड़ा गया। अब कहता है कि संख्या वही होगी, बस उलट पुलट कर देना है। पहले 20 में 14 जोड़ेंगे और 30 जोड़ेंगे, तो क्या इन दोनों के मान में कोई बदलाव आएगा? तो ये आपका एसोसिएटिव जो रूल है, साझा नियम है, यही बताता है कि नहीं, जोड़ की प्रक्रिया में तीन संख्याओं को अगर उलट पुलट कर जोड़ा जाता है तो जोड़ योगफल में किसी भी प्रकार का डिफरेंस, अंतर देखने को नहीं मिलता है। 30, 14 और 20 को जोड़ेंगे तो आपका 64 ही मिलेगा। 30, 20, 50 और 14, 64 ही मिलेगा। और फिर उसको उलट पुलट कर 20, 14, 30 को आप जोड़ेंगे तो 20, 10, 30, 34 और 30, 64 ही मिलेगा। ठीक, ये आपका प्रीवियस संख्या पर भी लागू होगा, यानी कि किसी भी संख्या पर लागू होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर 3/2, 2/3 और 4/5 को जोड़ा जाता है और फिर आगे इसको उलट पुलट किया गया है। 4/5 में पहले 2/3 को जोड़ा जाता है, उसके बाद 3/2 को जोड़ा जाता है। दिखाता है कि दोनों बराबर, इसलिए देखिए यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह दिखाया गया है कि 3/2 जोड़ 2/3 जोड़ 4/5 बराबर होगा 4/5 जोड़ 2/3 जोड़ 3/2। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जोड़ का सहचर नियम ये बताता है कि किसी भी तीन संख्याओं को पहले जोड़ दिया जाए और फिर पुनः उन संख्याओं को उलट पुलट कर जोड़ दिया जाए तो उनके मान में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है। फिर यही नियम गुना पर लागू होता है, जिसको हम लोग गुना का सहचर नियम कहते हैं। किसी भी तीन संख्याओं को गुना कर दिया जाए और फिर उन तीन संख्याओं को उलट पुलट कर गुना कर दिया जाए तो दोनों के मान में किसी भी तरह का बदलाव नहीं दिखाई देता है। तो इसको हम लोग गुना का सहचर नियम कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। 30 गुना 14 गुना 20, यानी कि 30 में 14 से गुना किया गया, फिर 20 में गुना किया गया, जो बराबर होगा। अब यही संख्या यही है, बस इसको उलट पुलट कर दिया गया, 20 गुना 14 गुना 30 कर दिया गया। तो क्या इसके मान में किसी भी तरह का बदलाव होगा? तो ये सहचर नियम कहता है नहीं, इसके मान में किसी भी तरह का बदलाव नहीं दिखाई देगा, नहीं मिलेगा। 30, 14, 20 को गुना कीजिएगा, जितना ये मिलेगा उतना ही आपको 20, 14, 30 में गुना करने से आएगा। ओके, यही चीज आपको प्रीमिय संख्या पर भी लागू होगा, यानी कि भिन्नात्मक रूप पर भी लागू होगा। 3/2 को 2/3 से गुना करेंगे, फिर उसके बाद आप 4/5 से गुना करेंगे। इसका जो आंसर आएगा वही चीज आपका 4/5, 2/3 और 3/2 को गुना करने पर आएगा। ये प्रैक्टिकल आप करके देख लेंगे, जो होगा आपको बात समझ में आ जाएगी। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा मिलेगा क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव रूल। ये भी दो प्रकार के होता है, यानी कि दो चीजों पर ये लागू होता है। ये भी जोड़ और गुणा पर लागू होता है। जिस तरह ऊपर में हम लोगों ने सहचर नियम को देखा जो जोड़ और गुणा पर लागू हो रहा था, उसी तरह ये क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव रूल जो है, जोड़ यानी कि ऐड और गुणा, मल्टीप्लिकेशन पर लागू होता है। सेम बात है, बट इसमें आपका नंबर 2 होगा। इसमें दो संख्याओं को जोड़ दिया जाए और उसकी जगह को उलट पुलट कर दिया जाए तो योगफल में किसी भी तरह का बदलाव नहीं मिलेगा। ठीक, गुणा में भी दो संख्याओं को गुणा कर दिया जाए और उसके स्थान को उलट पुलट कर दिया जाए, यानी कि 30 गुना 14 है, अब यहाँ पर हम लोग 14 गुना 30 कर देते हैं तो मान में किसी भी तरह का बदलाव दिखाई नहीं देगा। तो कहने का मतलब है कि क्रम विनिमय नियम में दो संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाए और उसकी संख्या को उलट पुलट किया जाए तो मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये ऐसा क्रम विनिमय नियम में होता है। और सहचर नियम में होता है कि तीन संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाए और उनके स्थान को उलट पुलट कर दिया जाए, अदल बदल कर दिया जाए और फिर गुणा और जोड़ा जाए तो मान में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। तो सिंपल सी आप जो है याद करेंगे
कि दो संख्याओं वाला को क्रम विनिमय नियम और तीन का साहचर्य नियम कहते हैं। यहां तक आप बात समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हमारा है ट्राइएंगल, त्रिभुज। ये भी एक बेसिक की बात है। तो ट्राइएंगल त्रिभुज क्या है ये आप देखिएगा। ट्राई और एंगल, ये जो बना हुआ है ट्राई और एंगल से मिलकर बना हुआ है। जब इसको हम लोग तोड़ करेंगे तो क्या मिलेगा, टी आर आई। ट्राइएंगल क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, टी आर आई, ट्राई जोड़ एंगल, ए एन जी एल ई। अब देखिए ट्राइएंगल के मतलब होता है तीन, और एंगल के मतलब हम सब जानते हैं कोण, यानी कि ट्राइएंगल तीन कोण वाला। ट्राइएंगल मतलब तीन कोण वाला। तो तीन कोण वाला को हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं, यानी कि ऐसा शेप, ऐसा आकृति जो तीन कोण रखता हो, जिसमें तीन कोण हो, उसको ट्राइंगल बोलते हैं। हिंदी में जब इसका करते हैं तो इसका हो जाएगा त्रिभुज का हो जाएगा। देखिए त्रिभुज का जब हम लोग तोड़ करते हैं तो त्रिजोड़ भुज। अब हम सब जानते हैं त्रि के मतलब होता है तीन और भुज के मतलब होता है साइड, भुजा, बाह। तो तीन साइड वाला, तीन भुजा वाला को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा समतल आकृति या ऐसा आपका प्लेन शेप जो तीन साइड से मिलकर बना हुआ हो, तीन एंगल से मिलकर बना हुआ हो। ओके, तो यही चीज परिभाषा में दिया गया है कि तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे घिरी है, इसको आप घिरी कर पढ़ेंगे। घिरी हुई समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए फिगर पे देख रहे हैं, ये एक आपको सरल रेखा है, एक यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये आपका है दो और ये तीन, यानी कि तीन ओर से ये घिरा हुआ है। और ट्राइएंगल तीन एंगल भी बन रहा है। देखिए ये जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो इनके बीच जो झुकाव पैदा होता है वही ना एंगल कहलाता है, वही कोण कहलाता है। ये एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ पर और एक कोण यहाँ पर, ये हो गया आपका। वही नोट में दे रहा है कि त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। ठीक है, तीन कोण होते हैं। देखिए तो तीन भुजा हो गया, एक दो और ये तीन भुजा हो गया। तीन शीर्ष, शीर्ष किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पर दो रेखाएं जाकर मिलन करती हैं, यानी कि मिलती हैं, उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो मानिए कि ये एक कोई रेखा है, फिर इधर से एक कोई रेखा गई और ये एक बिंदु पर मिली, तो ये एक हमारा एक शीर्ष हुआ। फिर उसी तरह देखिए ये रेखा इस बिंदु पर आकर मिलन करती है, फिर इधर से एक बिंदु, एक रेखा आकर मिलन करती है, तो ये एक शीर्ष हुआ, यानी कि दूसरा शीर्ष हुआ। फिर ठीक उसी तरह ये देखिए यहाँ पर इधर से एक रेखा आकर मिलती है और फिर इधर से एक रेखा आकर मिलती है, तो ये हमारा एक और शीर्ष मिला, यानी कि तीसरा शीर्ष हो गया। इस तरह ट्राइंगल में, त्रिभुज में हमें तीन शीर्ष देखने को मिलते हैं। ओके, तीन कोण भी होते हैं। अब देख रहे हैं इस शीर्ष पर दो भुजाएं आकर मिली हुई हैं और एक झुकाव पैदा हुआ है, ये हमारा एक एंगल। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी एक एंगल मिला, फिर यहाँ पर भी एक एंगल मिला। इस तरह हमारा त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एरो के चिन्ह से बता भी रहा है, ये पॉइंट जो है शीर्ष है, ये जो लंबा सा है ये होता है, इसी को भुजा बोलते हैं। और देखिए ऐसे करके, यानी कि दो रेखाओं के बीच में झुकाव पैदा होता है, इसको एंगल कोण। ये समझिए त्रिभुज को आप। अब चलिए कराएं कि त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार में क्या है, देखिए भुजा के दृष्टि से त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं।
भुजा का दृष्टि, इसमें हम लोगों ने दो चीज देखा ना, भुजा और कोण, है ना। जैसे कि अंग्रेजी में ट्रायंगल, तीन एंगल वाले, त्रिभुज तीन भुजा वाले। तो त्रिभुज भुजा के दृष्टि से यानी कि भुजा के आधार अकॉर्डिंग यानी कि बेस ऑन साइड, त्रिभुज जो है आपका तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। कौन कौन है देखिए, पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सम के मतलब बराबर, बाहु मतलब बां, भुजा साइड को बोलते हैं, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो। अंग्रेजी में ए ट्रायंगल हुज थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। आई बात समझ में, यानी कि आपको ऐसा ट्रायंगल मिलेगा जिसका तीनों के तीनों साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये सेकेंड साइड भी होगा, उतना ही लंबा ये थर्ड साइड भी होगा। समझ रहे हैं बात। अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो दूसरा साइड भी 2 सेंटीमीटर होगा, तीसरा साइड भी 2 सेंटीमीटर होगा। ओके। दूसरा जो रूप होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब वही बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सम जोड़ द्वि जोड़ बाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर, तीन भुजा में से दो भुजाओं की लंबाई एक सा हो और एक भुजा उससे अलग हो। फिगर में देखिए आपको समझ में आएगी, ये भुजा और ये भुजा एक सा दिख रहा है, एक लंबाई का दिख रहा है, और तीसरा भुजा उससे छोटा है। तो दो भुजाएं आपको एक बराबर की होंगी और तीसरी भुजा उससे बड़ी या छोटी होगी। तो डिफिनेशन में कह रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसका केवल दो भुजाएं की लंबाई बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। अंग्रेजी में है ए ट्रायंगल हुज ओनली टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, ये भी समझ गए। तीसरा जो प्रकार है हमारा वो है आपका, देखिए, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी कि विषम मतलब होता है अलग अलग, यानी कि कोई भी एक जैसा ना हो। बाहु मतलब वही आपको समझ रहा है, साइड, यानी कि कोई भी साइड अलग ना हो, सभी साइड्स भिन्न भिन्न, कोई भी साइड एक जैसा ना हो, सबके सब अलग हो। यहाँ पर फिगर में देखेंगे तीनों के तीनों साइड्स आपको अलग अलग मिलेंगे, किसी का भी लंबाई एक जैसा नहीं होगा। ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, या 10 सेंटीमीटर। तो विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, डिफरेंस हो। अंग्रेजी में ए ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। ओके, ये भी समझ गए, बिल्कुल सिंपल सा बात था। अब आइए, फिर आपको यहां पे कह रहा है कोण के दृष्टि से त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। ऊपर क्या देखें, भुजा की दृष्टि से, बेस ऑन साइड। अब यहां पर बेस ऑन एंगल, भुजा की दृष्टि से, सॉरी, कोण की दृष्टि से, बेस ऑन एंगल, कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन कैटेगरी में रखा गया है। पहला कैटेगरी है न्यून कोण त्रिभुज। कोण को आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर मैं इसके अगले वीडियो में जो फिर बेसिक बात आपको बताऊंगा मैथ में, उसमें मैं कोण के बारे में आपको डाल दूंगा। कोण कितने काइंड्स होते हैं, सबका डिफिनेशन। ऐसे तो हमको अंदाज है कि आप सब जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो मैं ऐसे जो है बोल भी दे रहा हूँ, आप सुन के याद रख लेंगे। न्यून कोण, न्यून कोण यानी कि ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि 1, 2, 10, 20, 50, 45, 60, यहाँ तक कि 89 तक जो भी एंगल्स हैं वो सब न्यून कोण कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्रायंगल। ये क्या है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो। बात को समझिएगा, देखिए फिगर भी बनाया हुआ है। इंग्लिश में कहेगा ए ट्रायंगल हुज थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल, यानी कि ऐसा ट्रायंगल आपको मिलेगा
जिसका तीनों एंगल जो होगा एक्यूट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री से नीचे होगा। इसलिए मान लीजिए 60 है तो तीनों 60-60, या फिर एक 60 है, एक 70 है, एक 80 है, या फिर एक 65 है। मैंने आप तो समझ रहे हैं 90 डिग्री से कम होगा, तीनों का मान जो होगा 90 डिग्री से कम होगा, एक्यूट एंगल, न्यू कोण होगा। दूसरा जो काइंड्स है बेस ऑन एंगल में, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण हम जानते हैं कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। 91, 92, 95, यानी कि 91, 92, 95, 100, 102, 120, ये सब अधिक कोण में गिने जाते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो और अन्य दो कोण न्यू कोण हो। बिल्कुल आपको परिभाषा स्पष्ट क्लियर दिया जा रहा है। A triangle whose first angle is an obtuse angle and the other two angles are an acute angle। फिगर देखिएगा क्लियर बना हुआ, कहता है कि ऐसा ट्रायंगल आपको मिल जाए जिसके तीन जो एंगल्स होते हैं उसमें से एक एंगल आपका ऑब्ट्यूस होगा, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, 90 और 180 के बीच में होगा, और बाकी जो तीन एंगल्स होंगे ये आपका एक्यूट होंगे, 0 और 90 के बीच के होंगे। तो ऐसे ट्रायंगल को आप कहेंगे ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है। नेक्स्ट तीसरा जो है कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम सब जानते हैं, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री, ए एंगल विच वैल्यू इज 90 डिग्री, नहीं तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और अन्य दो कोण निकोण। ठीक है, आपको ऐसा त्रिभुज मिलेगा, देखिए यहाँ पर फिगर में ये है त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा और बाकी जो तो अन्य दो कोण है वो आपका एक्यूट होगा, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम का होगा। इंग्लिश में इसको कहेंगे ए ट्रायंगल हुज फर्स्ट एंगल इज राइट एंगल एंड द अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल। ठीक है, एक एंगल जो पहला एंगल होगा वह राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा, और जो दो एंगल्स होंगे वो जो है एक्यूट होगा, लेस देन 90 डिग्री होंगे। इस तरह हम लोगों ने त्रिभुज के काइंड्स को, त्रिभुज के प्रकार को देख लिया, बेस ऑन साइड्स, बेस ऑन एंगल्स। इस तरह कहा जाए तो त्रिभुज के टोटल 6 काइंड्स हुए, 3 बेस ऑन साइड्स, 3 बेस ऑन एंगल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ये कुछ बना हुआ है यहाँ पर, ये ABCD, इसके बगल में नाम दिया हुआ है समचतुर्भुज, अंग्रेजी में रोम्बस, यानी कि ये फिगर जो है आपका ये समचतुर्भुज है, रोम्बस है। तो देखिए अब ये क्या चीज है इसको नीचे डिस्कस किया गया है, उससे पहले आपको कुछ जो है चीज दिया हुआ, जैसे भुजा इसको अंग्रेजी में साइड बोलते हैं, कर्ण इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, विकर्ण इसको अंग्रेजी में डायगोनल बोलते हैं, परिमाप इसको अंग्रेजी में पेरीमीटर बोलते हैं। 4 बातें आपको यहाँ पर दे दिया गया है क्योंकि नीचे ये आपको मिलेंगे। अब आइए ये चीज जो हमें देखने को मिल रहा है ये क्या है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, क्या, ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो और सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो परंतु इसका कोई भी कोण समकोण ना हो। समझिएगा यहाँ पे बात, आपको ऐसा चतुर्भुज मिलेगा। चतुर्भुज आप समझते हैं, 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, नीचे आपको परिभाषा मिल भी जाएगा चतुर्भुज का। तो ऐसा आपको 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति मिलेगी जिसमें आपका चारों साइड ये बराबर होगा लंबाई में, आइए बस समझ में, और ये जो आमने सामने का जो साइड होगा ना एक दूसरे का पैरेलल होगा, समांतर होगा। पैरेलल भी आप समझते हैं, नहीं समझते होंगे तो बेसिक नॉलेज अगर मैं दिया होगा तो आप देखेंगे मेरे किसी वीडियो में वो मिल जाएगा, अदरवाइज मैं चेक कर लूँगा, नहीं होगा तो मैं उसके लिए वीडियो बना के डाल दूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बता देंगे
तो मैं उसको बना कर डाल दूंगा, क्योंकि हो सकता है मेरे दिमाग से कुछ बातें हट जाती हूँ, तो आप उसको जो है बता देंगे कमेंट करके। जैसे कि इसमें ए बी जो है सी डी के समांतर है और ए डी जो होता है बी सी के समांतर होता है। और कहता है कि कोई भी कोण संपूर्ण ना हो। इसमें जो है 4 सरल रेखाओं से घिरा हुआ है, जाहिर सी बात है इसमें जो है आपको 4 कोण बनेंगे। मैं थोड़ा सा इसको अलग फिगर बना देता हूँ क्या, आइए तो अलग बना के देखते हैं। ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, ऐसे ही है ना। चलिए थोड़ा सा, अब इसमें 4 ये कोण हो रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये एक है, ये आपका एक है, 2, एक ये है आपका 3, ये है आपका 4। अब कह रहा है कि इसमें से कोई भी आपका ये समकोण नहीं है, कोई भी आपको 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ये सब या तो 90 डिग्री से बड़े होंगे, 90 डिग्री से क्या होंगे आपको ये बड़े होंगे, या फिर 90 डिग्री से क्या होंगे ये आपको छोटे होंगे। ओके, यानी कि सब के सब इसमें से कोई एक्यूट होगा तो कोई ऑब्ट्यूस होगा। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि समचतुर्भुज क्या है। ये भी चतुर्भुज का एक काइंड है जिसकी चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन इसका कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। अंग्रेजी में भी यहाँ पर देखिए इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, ए क्वाड्रिलेटरल whose 4 sides are of equal length and the opposite sides are parallel to each other but none of its angle is right angle। जो हिंदी में यहाँ पर कहा गया है वही बात यहाँ पर अंग्रेजी पर कहा दिया गया है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों साइड्स बराबर होते हैं और उसका अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, बट लेकिन नॉन ऑफ इट्स एंगल इज ए राइट एंगल, लेकिन इसका कोई भी कोण राइट एंगल नहीं होता है, समकोण नहीं होता है। ये हो गई बात आपको चतुर्भुज का, इसके बारे में जानिए। अब आइए यहाँ पे कह रहा है समचतुर्भुज की गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस। होता है ना किसी भी चीज का प्रॉपर्टीज, कुछ उसका गुण होता है, तो इसका क्या गुण है देखिए। पॉइंट 1 में कहता है समचतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ऑल 4 साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ। समचतुर्भुज की जितने भी साइड्स होते हैं, जितने के 4 साइड्स होते हैं ना, चतुर्भुज ये तो 4 साइड होंगे, तो चारों साइड लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पहला प्रॉपर्टीज है इसका। सेकेंड प्रॉपर्टी है समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती है। देखिए फिगर फिर लाते हैं हम आपके सामने, ये है समचतुर्भुज, ये है इसके विकर्ण। विकर्ण समझते हैं ना, दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग विकर्ण कहते हैं। चतुर्भुज में जो सम्मुख शीर्ष होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, उसको मीट करने वाली लाइन को, मिलाने वाली लाइन को हम लोग डायगोनल बोलते हैं या विकर्ण बोलते हैं। ओके, इसमें AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है। अब कह रहा है दूसरा पॉइंट में कि इसके दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, यानी कि AC नॉट इज इक्वल टू BD। AC की लंबाई BD की लंबाई के बराबर नहीं होती है। ओके डियर, तो समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती है। बोथ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट द सेम लेंथ। डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट में कह रहा है समचतुर्भुज का कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने परिभाषा में भी देखा और मैंने फिगर बनाकर बताया आपको कि समचतुर्भुज का कोई भी कोण समकोण नहीं होता है, नन ऑफ इट्स एंगल्स राइट एंगल। ओके, चौथा पॉइंट आपको मिलेगा समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। The diagonals of a rhombus bisect each other on the right angle। फिर मैं समचतुर्भुज को लाता हूँ, यहाँ पे फिगर जो बना हुआ है, यहाँ पर देखिएगा ये जो डायगोनल है AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि दो बराबर बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहे हैं। बट जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री पर कर रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप देखेंगे ध्यान से, देख रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहे हैं। वही चौथा पॉइंट में कर रहा है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हुआ हमारा चौथा पॉइंट। ओके डियर, अब चलते हैं, शायद इसका पॉइंट इतना ही होता है, 4 पॉइंट होता है। अब नीचे चलते हैं अगली बात पर। अगली बात क्या है डियर हमारा, देखते हैं। समचतुर्भुज के आधार पर कुछ सूत्र।
सम फॉर्मूलाज ऑन द बेसिक ऑफ रोम्बस। अब हमने रोम्बस के बारे में जान लिया कि रोम्बस क्या है, व्हाट इज रोम्बस, एंड रोम्बस के प्रॉपर्टीज को जान लिया, इसके गुणधर्मों को जान लिया। अब इसके बेस पर, इसके आधार पर कुछ सूत्र होते हैं, कुछ फॉर्मूला होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग समचतुर्भुज के आधार पर, कुछ मैथ होते हैं उसको बनाने में, कैलकुलेट करने में हमें हेल्प मिलती है। तो आइए, पहला फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल रहा है, समचतुर्भुज का परिमाप है ना, परिमाप, प्रीमीटर, प्रीमीटर ऑफ अ रोम्बस। हम जानते हैं कि किसी भी चीज का जो प्रीमीटर होता है उसका दायरा, घेरा होता है, उसकी जो बाउंड्री होती है उसके टोटल लंबाई, बाउंड्री के टोटल लंबाई को हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो जो समचतुर्भुज होता है उसके चार साइड होते हैं, चारों साइड से घिरे हुए रहते हैं, वही उसका बाउंड्री है। तो उसका परिमाप का मतलब क्या हुआ, चारों साइड्स के जो लेंथ है उसको हम लोग सम कर देंगे, उसको मिला देंगे एक साथ में, वही उसका पीरीमीटर हो जाएगा। तो यानी कि समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4a, 4a, या इसको हम लोग लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 इंटू साइड्स, यानी कि इसकी चार भुजा है ना, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर चारों भुजाओं को हम लोग चार बार जोड़ें तो वही बात होगी, यानी कि किसी भी चीज को चार बार जोड़ने का मतलब होगा कि उसको चार से मल्टीप्लाई कर दिए, आप समझ रहे हैं बात ना। तो 4 इंटू साइड्स, यहाँ पर जो आपको एक शॉर्ट फॉर्म लिया गया है 4a, यहाँ पर a जो है आपको साइड को डिनोट कर रहा है, वेयर a इज द लेंथ ऑफ साइड, यहाँ पर आपको टिले कर दिया गया, वेयर जहाँ a इज द लेंथ ऑफ साइड्स, ये a जो है आपका साइड्स की लेंथ को डिनोट करता है। ओके डियर, सेकेंड जो फॉर्मूला है आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का क्षेत्रफल होता है ना, एरिया हम निकालते हैं ना किसी भी चीज का। तो यहाँ पर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला देता है, क्या देता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब देखिए d1 क्या है, d2 क्या है, नीचे क्लियर कर रहा है, वे d1 इज फर्स्ट डायगोनल एंड d2 इज सेकेंड डायगोनल। हम लोगों ने फिगर में देखा कि रोम्बस में दो डायगोनल्स मिल रहे हैं, नहीं, आइए फिर इसको फिगर बना के देख ही लेते हैं, क्या इसमें दो डायगोनल्स है ना, यही ना रोम्बस है हमारा। हाँ, ये हमारा मान लेते हैं ए है, और ये हमारा बी है, ये सी है, और ये डी है, ये डी है। तो जब इसके अपोजिट्स वर्टेक्स को मैच करते हैं तो एक मिलता है ए सी, और एक डायगोनल हो गया बी डी। तो यही कर रहे हैं यहाँ पे हाफ, यानी 1/2 इंटू d1। तो यहाँ पर पहला विकर्ण का, मान लीजिए पहला विकर्ण हम एसी को मानते हैं, तो एसी का कुछ लंबाई दिया रहेगा 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उस चीज को हम लोग ये जो है d1 की जगह पर पुटअप कर देंगे। और बी डी मान है आपका सेकेंड डायगोनल, इसका भी लेंथ दिया रहेगा 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग d2 की जगह पर पुट कर देंगे। और फिर जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, एरिया जो है निकल जाएगा। ओके, अब आइए थर्ड, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस। फिर यहाँ पे कहता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, एक तो आपने देख लिया 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी हाफ d1 इंटू d2 देख लिया। अब एक और भी होता है, वो है क्या, आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। आपने देखा बेस इंटू हाइट, इसका जो बेस होगा, आधार होगा वो, और उसका जो हाइट होगा दिया हुआ रहेगा आपका, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। ओके, अब चलिए इसके आधार पर एक और फॉर्मूला है चौथा, जैसे कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई। आपको जो चतुर्भुज है उसके साइड्स की लंबाई निकालना हो, क्योंकि चारों साइड्स तो इक्वल हैं, तो उसके साइड्स की लंबाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये है √(d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2/2 होल स्क्वायर। अब आप d1 d2 से मिल चुके हैं, d1 आपका फर्स्ट डायगोनल है, d2 आपका सेकेंड डायगोनल से। तो जो आपका रोम्बस दिया हुआ रहेगा उसमें आपको पहला विकर्ण का वैल्यू और दूसरा विकर्ण का वैल्यू, यानी कि फर्स्ट डायगोनल और सेकेंड डायगोनल दोनों का वैल्यू दिया रहेगा। तो कहेगा फाइंड आउट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस। तो आपको रोम्बस के साइड का जो है लेंथ निकालना होगा। तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, √(d1
D1 अपन D2। तो आप क्या करेंगे, D1 की जगह पर 2 को प्लेस कर देंगे, D1 की जगह पर आप उसका वैल्यू पुट कर देंगे और 2 से डिवाइड करके फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे। सपोज डेट मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ। ओके, मान लीजिए कि इसको मैथ रूप में लेते हैं। अगर हमें कहता है कि D1 आपको 8 दिया हुआ है और D2 आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं हमको 6 दिया हुआ है। तो कहता है कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ साइड। अब साइड निकालेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, रूट अंडर D1 अपन 2, D1 हमारा कितना है डियर, 8, 8 अपन 2 करके इसका होल स्क्वायर किया जाएगा। ओके, इन प्लस D2 6 दिया हुआ है तो 6 अपन 2 करके इसका होल स्क्वायर किया जाएगा। अब चलिए रूट अंडर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 का होल स्क्वायर, यही ना, 4 का होल स्क्वायर प्लस ये जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 3 का होल स्क्वायर। हाँ, अब जब इसको आप करेंगे सॉल्व तो क्या होगा 4 होल स्क्वायर, 4 4 16 और प्लस 3 होल स्क्वायर, 3 3 9। अब इसको हम जब करेंगे तो 16 और 9 25 हो जाएंगे। अब 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। इट मीन्स यहाँ पर आपका रोम्बस का लेंथ कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। अब जो 5 सेंटीमीटर 5 में जो भी दिया है वो हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब चलिए अगला है चतुर्भुज, है ना। सब चतुर्भुज पढ़ रहे थे तो अब यहाँ पर चतुर्भुज को क्लियर कर दे रहा है। चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये है 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। टाइप करने में जाए ना, घिरी घिरी को का की जगह पर घी टाइप हो गया है, और हिंदी टाइप करना पड़ा, थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग वीक भी है तो इसको आप घिरी पढ़ेंगे। 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ओके, तो इंग्लिश में इसको कहेगा ए फ्लैट फिगर फॉलोइंग फ्रॉम द 4 लाइंस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे देखिए फिगर आपको दिया हुआ है, ये आपका एक इधर से आया है, एक इधर से 2, एक इधर से आया है 3, एक इधर से आया है 4, 4 रेखाओं से घिरा हुआ है। बाकी सब क्या चीज़ है नीचे के लिए दिया हुआ है, यानी 4 सरल रेखाओं से घिर गया हो तो उसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। अब आइए चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकलता है अगर वैसा कंडीशन दिया हो तो। कौन सा कंडीशन, ऐसे दिया रहेगा, यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालने के लिए बात होगी तो वहां पर आपको होगा हाफ d इंटू H1 प्लस H2। हाफ d मीन्स डायगोनल, यहाँ पर क्लियर कर रहा है भैया, d इज लेंथ ऑफ अ डायगोनल एंड H1 इज फर्स्ट परपेंडिकुलर, H2 इज सेकेंड परपेंडिकुलर और डायगोनल। ये जो d है आपका डायगोनल है, फिगर में देखिएगा ये आपका डायगोनल है ना। अपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाता है उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। ये डायगोनल हो गया। अब कहता है H2H1, H2H1 क्या है, तो फर्स्ट परपेंडिकुलर, H2 सेकेंड परपेंडिकुलर अर्ध डायगोनल। अब डायगोनल पर जो है आपका ना परपेंडिकुलर होगा, वर्टेक्स से 2 परपेंडिकुलर मिलेंगे आपको, तो एक को हम बोलेंगे H1 और एक को बोलेंगे H2। इस तरह आपको दिया रहेगा तो एरिया निकालना होगा तो यही करेंगे, हाफ कर देंगे और d मल्टीप्लाई और दोनों जो आपका ये परपेंडिकुलर होगा डायगोनल पर, इसको आप जोड़ देंगे और इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो इसका आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो डियर आज की वीडियो में मैथ से रिलेटेड बेसिक नॉलेज इतना ही। फिर जो है बाकी जो बेसिक नॉलेजेस हैं या बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं वो सब हम आपको जो है धीरे धीरे वीडियो में देते जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, जो हमारा परिवार है उसको बनाए रखिए। आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल सके, सबसे पहले मिल सके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं वीडियो अच्छा लगे, आपको ये इंफॉर्मेटिव लगे, आपके लिए लाभदायक लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके डियर, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।